इनके शासनकाल में यहाँ भवन निर्माण कला इनके शासनकाल में भवन निर्माण कला, संगीत एवं साहित्य का विकास हुआ। रायपुर के प्रसिद्ध दूधाधारी मठ उनके सहयोग से ही बनवाया गया था। बिंबाजी से सैनिक गुणों की अभाव था, अतः उन्होंने साम्राज्य विस्तार का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने शासन में धार्मिक कट्टरता का परिचय नहीं दिया। उनके साथ ही मराठा एवं मुगलमान छत्तीसगढ़ में आए। दिसंबर 1787 में इनकी मृत्यु हो गई। इस अवसर पर इनकी पत्नी उमाबाई सती हुई थी। बिंबाजी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता शोक में डूब गई थी एवं यूरोपीय यात्री कोलब्रुक जिन्होंने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी ने लिखा है, बिंबाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ को सदमा पहुंचा था, क्योंकि उनका शासन जनहितकारी था। यह जनता एवं शुभचिंतक एवं उनके प्रति सहानुभूति रखने वाली थी। वेंकोजी भोसले 1787 से 1815 तक। वेंकोजी बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात भोसला राजकुमार वेंकोजी को छत्तीसगढ़ राज्य का प्राप्त हुआ। उसने छत्तीसगढ़ के शासन संचालन संवर्धन पर एक नवीन नीति आरंभ की। वह राजधानी रतनपुर में रहकर पूर्व की भांति प्रत्यक्ष शासन करने की अपेक्षा नागपुर में ही रहकर शासन संचालन का निश्चय किया। उसकी इस नीति की परिणाम हुआ कि नागपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी गतिविधियों का केंद्र बन गया। वह रतनपुर राजधानी वैभव धूमिल होने लगा। वेंकोजी जी यहाँ का शासन सूबेदारों के माध्यम से चलने लगे। यही छत्तीसगढ़ ने सूबेदारों पद्धति अथवा सूबा शासन सूत्रपात हुआ। भोसला राजकुमार के प्रतिनिधि के रूप में सूबेदार रतनपुर में रहकर छत्तीसगढ़ में शासन करने लगे। यह पद्धति 1818 ई में जब छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया तब विद्यमान रहा। अपने कार्यकाल के दौरान वेंकोजी का केवल 3 बार रतनपुर आगमन हुआ, किंतु उन्होंने यहाँ के शासन में व्यक्तिगत रुचि नहीं ली। ये स्वयं को कभी नागपुर की राजधानी से अलग नहीं कर सके और सत्ता संघर्ष में लीन रहे, जो मराठा शासन व्यवस्थित की आम विशेषता थी। सूबा शासन का स्वरूप 1787 से 1818 छत्तीसगढ़ में स्थापित यहाँ सूबा शासन प्रणाली मराठों की उपनिवेशवादी नीति के अंग था, जिसे सूबा सरकार की संज्ञा प्रदान की गई। इसके जनक भोसला राजकुमार वेंकोजी थे। सूबेदार मुख्यालय रतनपुर में रहकर संपूर्ण क्षेत्र का शासन संचालन करता था। इस तरह मराठा छत्तीसगढ़ का शासन संचालन सूबेदारों को सौंप कर निश्चित हो गए। सूबेदारों की नियुक्ति यहाँ पद न तो अस्थायी था, न ही अंशुगत। उनकी नियुक्ति ठेकेदारों प्रथा के अनुसार होती थी, जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजने का वादा करता था, वह सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। इस पद का नियुक्ति व्यक्ति की प्रतिभा एवं कार्य कुशलता पर कोई विचार नहीं होता था। स्पष्ट सूबेदार जनहित की उपेक्षा कर व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से अधिकाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजना चाहते थे एवं सूबेदार वर्ष में एक निश्चित धनराशि बांटने के लिए जिम्मेदार होता था, इसलिए उनके आय के आंकड़ों की जांच की व्यवस्था नहीं थी। ये सूबेदार अपने पद पर बने रहने के अधिकांश कम से कम समय में अधिक लाभ अर्जित करने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार जनहित कार्यों की उपेक्षा शोषण का पर्याप्त था सूबा शासन।